नमस्कार। हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो अगले आधे घंटे में आपको सांकेतिक भाषा में समाचार बताएंगे। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पीएम मोदी 8 से 10 जुलाई के बीच रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन बहुआयामी संबंधों की करेंगे समीक्षा, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने भारी बहुमत से जीता आम चुनाव, कंजर्वेटिव पार्टी की करारी शिकस्त। कीर स्टारमर होंगे ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर को दी बधाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2024 के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य शामिल। भाजपा ने राज्यों के प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई राज्यों के प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। विनोद ताड़वे रहेंगे बिहार के प्रभारी और तरुण चुग बने जम्मू कश्मीर के प्रभारी। वहीं बिहार के एमएलसी देवेश कुमार बनाए गए मिजोरम के प्रभारी। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद में कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी। ईडी को मिले नकद समेत कुछ दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य। नीट पीजी की परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान। 11 अगस्त को 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी परीक्षा। अधिक जानकारी जल्द ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर होगी उपलब्ध। असम में बाढ़ से हाल बेहाल। मुख्यमंत्री ने की प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा। अगले 4-5 दिन के लिए पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का रेड अलर्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए रवाना होने वाले ओलंपिक टीम से मुलाकात कर दिया विजय मंत्र। पीएम ने सुनी खिलाड़ियों के मन की बात, बढ़ाया हौसला। कहा कि खिलाड़ी इस बार भी करेंगे देश का नाम रोशन। पीएम ने कल T20 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के खिलाड़ियों के साथ भी की थी मुलाकात। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी रूस यात्रा को लेकर विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 2023-24 में भारत और रूस के बीच व्यापारिक साझेदारी मजबूत हुई है। विदेश सचिव ने बताया कि भारत अपनी रणनीतियों में रूस को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में महत्व देता है। इन संबंधों की वजह से ही मुश्किल वक्त में रक्षा आपूर्ति, युद्ध के दौरान सहायता, परमाणु ऊर्जा में सहयोग, जीवाश्म ईंधन और कश्मीर मुद्दे पर रूस भारत का समर्थन करता आया है। India-Russia bilateral trade has seen a sharp increase in 2023-24. It has since touched close to $65 billion, primarily due to strong energy cooperation between India and Russia. With Indian exports of $4 billion and Indian imports being close to 60 billion, trade remains imbalanced, which is a matter of priority in our discussions with the Russian side. We also have growing investment ties between the two countries, including in the field of energy, banking, railways and steel. These are the growing areas of our investment partnership. Russia also remains an important partner for India's energy security and defense. In the area of nuclear energy, Kudankulam nuclear power plant units 1 and 2 have already become operational, and the work is progressing on units 3 and 6.
In the field of defense also, we continue to work closely across a full range of its subdomains. और ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने 14 साल बाद सत्ता में वापसी की है। लेबर पार्टी ने सरकार बनाने के लिए जरूरी 326 सीटों के आंकड़े को पार कर 412 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी को 121 सीटें मिली हैं। इन नतीजों के बाद ये साफ हो गया है कि लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। Have to return politics to public service. Show that politics can be a force for good. Make no mistake, that is the great test of politics in this era. The fight for trust is the battle that defines our age. It is why we've campaigned so hard on demonstrating we are fit for public service. Service is the precondition for hope. Respect, the bond that can unite a country. Together, the values of this changed Labour Party are the guiding principle for a new government. Country first, party second. और चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। ऋषि सुनक ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए लेबर पार्टी को जीत की बधाई दी। Party has won this general election, and I have called Sir Keir Starmer to congratulate him on his victory. Today, power will change hands in a peaceful and orderly manner, with goodwill on all sides. That is something that should give us all confidence in our country's stability and future. The British people have delivered a sobering verdict tonight. There is much to learn and reflect on, and I take responsibility for the loss. To the many good, hard-working Conservative candidates who lost tonight, despite their tireless efforts, their local records of delivery, and their dedication to their communities, I am sorry. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाले लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कीर स्टारमर को ब्रिटेन के आम चुनाव में उल्लेखनीय जीत पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं आपसी विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने, सभी क्षेत्रों में भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सकारात्मक और रचनात्मक सहयोग की आशा करता हूं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम मील के पत्थर स्थापित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि पीएम के नेतृत्व में मेक इन इंडिया कार्यक्रम साल दर साल नए मील के पत्थर पार कर रहा है। भारत ने 2023-24 में रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। उत्पादन का मूल्य 1,26,887 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो 2023-24 में पिछले वित्तीय वर्ष के उत्पादन मूल्य से 16.8% अधिक है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रभारियों और सह प्रभारियों की नई सूची जारी की है। भाजपा नेता तरुण चुग को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। उनके साथ ही आशीष सूद जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी होंगे। विनोद ताड़वे एक बार फिर से बिहार के प्रभारी बनाए गए हैं। विधायक नितिन नवीन छत्तीसगढ़ और विधायक श्रीकांत शर्मा हिमाचल प्रदेश में भाजपा प्रभारी होंगे। प्रकाश जावड़ेकर केरल के प्रभारी और अपराजिता सारंगी केरल की सह प्रभारी होंगी। एमएलसी डॉक्टर महेंद्र सिंह मध्य प्रदेश, विजयपाल सिंह तोमर उड़ीसा और विजय भाई रूपाणी पंजाब के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं अनिल एंटनी को मेघालय और नागालैंड का प्रभारी बनाया गया है। और साथ ही सांसद डॉक्टर संबित पात्रा को उत्तर पूर्वी राज्यों का समन्वयक और वी मुरलीधरन को संयुक्त समन्वयक बनाया गया है।
राहुल गांधी के आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी ने इस दौरान क्रू लॉबी का दौरा किया और लोगों से भी बातचीत की। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने जिन क्रू मेंबर से बातचीत की वो रेलवे के क्रू लॉबी के नहीं थे, बल्कि बाहर से लाए गए थे। आज 12:45 पे श्री राहुल गांधी जी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की क्रू लॉबी में विज़िट किया। क्रू कैसे बुक किया जाता है, उसमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, वो उन्होंने देखा। उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों से बात की। उनके साथ साथ उनके अपने 7 से 8 कैमरामैन वो लेके आए थे और उन्होंने उस पूरे के पूरा जो वहाँ का प्रोसीजर है उसको शूट किया। लोगों से उन्होंने बातचीत की और उसको भी उन्होंने शूट किया, उसकी भी रील बनाई। वहाँ पे जिन क्रू के साथ उन्होंने बात की, ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमारी क्रू लॉबी के नहीं थे, बाहर से लाए गए थे या बाहर से आए हुए लोग थे। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में देश में कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की है। ईडी ने इस मामले में दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद में छापेमारी की है। छापेमारी में नकद, कुछ दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब मामले से जुड़े सीबीआई के मामले में बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 18 जुलाई तक बढ़ा दी है। के कविता को सीबीआई ने इस मामले में 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। भाजपा नेता राधिका खेड़ा ने राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपना पॉलिटिकल टूरिज्म करना बंद करें और देश में मोदी जी की गारंटी की सरकार है, इसीलिए राहुल गांधी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी की भाई की स्टालिन की सरकार नहीं है तमिलनाडु की कि यहाँ पे कुछ मापदंड नहीं होंगे, कोई जिम्मेदारियां नहीं होंगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ पे गारंटी की मोदी जी की सरकार है और निश्चित तौर पर गारंटी के तहत सबका ध्यान रखा जाएगा और वो उत्तर प्रदेश की जनता की फिक्र ना करे। वहाँ पे मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है जो उनका ध्यान रखेगी लोगों का। राहुल गांधी को अपना पॉलिटिकल टूरिज्म, अपना पॉलिटिकल एडवेंचर बंद करना चाहिए और मौतों के ऊपर राजनीति बंद करनी चाहिए। नीट पीजी की परीक्षा की तारीखों की घोषणा हो गई है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज की ओर से बताया गया है कि 11 अगस्त को नीट पीजी की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी और पहले ये परीक्षा 22 जून 2024 को आयोजित होनी थी। 2 शिफ्टों में आयोजित होने वाले नीट पीजी एग्जाम से संबंधित अधिक जानकारी जल्द ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट netboard.edu.in पर उपलब्ध हो जाएगी। और नीट यूजी मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है और एफिडेविट में कहा गया है कि सीबीआई मामले की जांच कर रही है। कई राज्यों में पेपर लीक के आरोपों की जांच चल रही है। हलफनामे में कहा गया है कि गिरफ्तारियां भी की गई हैं। पेपर लीक करने के पीछे संगठित गिरोह और सरगना का पता लगाया जा रहा है। सरकार ने कहा कि पेपर लीक की सूचना मिलते ही कदम उठाए गए थे। सोमवार को सीजेआई की बेंच मामले की सुनवाई करने वाली है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने FMGE यानी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में शामिल होने जा रहे छात्रों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये परीक्षा 6 जुलाई को आयोजित होने जा रही है। NBEMS ने कहा है कि कुछ जालसाज सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। साजिश के अंतर्गत धोखेबाज छात्रों को पैसे लेकर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। NBEMS ने छात्रों को ऐसे धोखेबाजों से सतर्क और जागरूक रहने की सलाह दी है। बोर्ड ने कहा है कि ऐसी किसी भी गतिविधि में अगर FMGE उम्मीदवार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संलिप्तता पाई गई तो मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
और बड़ी खबर हाथरस मामले से जुड़ी हुई है। एडीजी जोन ने घटना से जुड़ी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिसके बाद राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये रिपोर्ट दी है। अपनी रिपोर्ट में एसआईटी ने जिला अधिकारियों और एसपी समेत 100 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। आयोजन की अनुमति देने वाले एसडीएम सिकंदरा राव का भी बयान लिया गया है। सभी के बयानों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। एडीजी आगरा के नेतृत्व में मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी की रिपोर्ट पर कई अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है। अब इस मामले की जांच न्यायिक आयोग कर रहा है और इसीलिए एसआईटी की जांच रिपोर्ट भी न्यायिक आयोग को सौंपी जाएगी। और देश भर में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भारतीय रेलवे ने वर्ष 2024-25 और 2025-26 में करीब 10,000 नॉन एसी कोच की मैन्युफैक्चरिंग की योजना बनाई है। योजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में 4,485 नॉन एसी कोच बनाए जाएंगे। वहीं 2025-26 में 5,444 नॉन एसी कोच की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। नॉन एसी कोच के साथ ही 300 से अधिक जनरल कोच का भी निर्माण किया जाएगा। यात्रियों की आरामदायक यात्रा और लॉजिस्टिक की मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे 1,470 नॉन एसी स्लीपर कोच और 323 सिटिंग कम लगेज रैक के निर्माण पर भी कार्य कर रहा है और इसमें 32 उच्च क्षमता वाली पार्सल वैन और 55 पेंट्री कार के निर्माण भी शामिल हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय रेलवे का लक्ष्य फ्लीट में 2,710 जनरल कोच को जोड़ना है। इस अवधि के उत्पादन लक्ष्य में अमृत भारत जनरल कोच सहित 1,910 गैर एसी स्लीपर कोच और अमृत भारत स्लीपर कोच सहित 514 स्लीपर कोच भी शामिल हैं। और T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस मौके पर खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री के साथ जीत से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। और इसी के साथ ही हमारा ये विशेष सांकेतिक समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुत्कल को अनुमति दें। नमस्कार, आप देखते रहिए DD न्यूज़।